अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको जीपी फंड रूल्स के बारे में बताऊंगी कि जीपी फंड रूल्स क्या हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। आपका जीपी फंड जो है वो जब डिडक्ट होता है तो वो आप एडवांस किस तरह से ले सकते हैं, कितने आप एडवांसेस ले सकते हैं, एडवांसेस कितनी तरह के होते हैं और उनको लेने के क्या क्या रूल्स हैं। सब्सक्रिप्शन यानी आपको जीपी फंड के लिए सब्सक्राइबर होना पड़ता है। आपके जीपी फंड की सब्सक्रिप्शन तभी स्टार्ट होती है। एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल टू सब्सक्राइब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर सर्विस। हर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है 2 ईयर्स की सर्विस के बाद, उसको सब्सक्राइबर होना पड़ता है। अच्छा, देयर इज नो ऑप्शन टू पोस्टपोन द सब्सक्रिप्शन ईदर ड्यूरिंग लीव एक्सेप्ट ईओएल। यानी आप अपनी जो सब्सक्रिप्शन है वो पोस्टपोन नहीं कर सकते। अर्ली तो कर सकते हैं लेकिन पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। यानी ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने अपने जीपी फंड की रिडक्शन नहीं करवानी है। ड्यूरिंग सस्पेंशन रिकवरी विल टेक प्लेस आफ्टर रीइंस्टेटमेंट। यानी अगर आपको सस्पेंड कर दिया गया है तो आपकी जो रिकवरी है वो आपकी रीइंस्टेटमेंट के बाद वो होगी। इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑन फॉरेन सर्विस he can pay his subscription in cash by depositing into government treasury। यानी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो फॉरेन सर्विस में है, वो पाकिस्तान में नहीं है, तो वो जो है वो अपने कैश डिपॉजिट करा सकता है गवर्नमेंट ट्रेजरी में और वो अपना सब्सक्राइबर बन सकता है जीपी फंड के लिए। नॉमिनेशन मीन्स कि आप जो है वो किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं। इन केस ऑफ खुदा न खास्ता आपकी डेथ हो जाती है तो आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं अपने बाद कि वो आपकी जीपी फंड में जो जमा हुई अमाउंट है वो उसको ले। द नॉमिनेशन कैन बी इन फेवर ऑफ एनी पर्सन बट इफ ही हैज अ फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन, विडोज एंड चिल्ड्रन ऑफ द डिजीज्ड सन्स। यानी नॉमिनेशन जो है वो किसी भी पर्सन की आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी फैमिली है, जैसे उसकी वाइफ है या वाइफ्स हैं, चिल्ड्रन है, उसकी कोई विडो है इन केस ऑफ डेथ, या फिर चिल्ड्रन ऑफ द डिजीज सन यानी उसके कोई बेटे की डेथ हो गई है और उसके बच्चे हैं छोटे, तो वो उनको ही नॉमिनेट करेगा। यानी उसकी फैमिली इमीडिएट फैमिली में काउंट होते हैं तो वो उनको ही नॉमिनेट करने का पाबंद है, अदरवाइज वो किसी और पर्सन को नॉमिनेट नहीं कर सकता। और अगर उसके पास फैमिली नहीं है, वो फैमिली पर्सन नहीं है, तो एनी पर्सन अदर देन फैमिली मेंबर्स, तो वो फैमिली मेंबर्स के अलावा भी किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है। नॉमिनेशन कैन बी रिवाइज्ड एट एनी टाइम। नॉमिनेशन यानी कोई फैमिली मैन नहीं था लेकिन बाद में उसकी फैमिली हो गई तो वो नॉमिनेशन जो है वो अपनी रिवाइज भी कर सकता है। नॉमिनेशन कैन बी इन फेवर ऑफ मोर देन 1 पर्सन। यानी नॉमिनेशन एक से ज्यादा लोगों की फेवर में भी हो सकती है। एडवांस फ्रॉम द फंड कंडीशंस। Advance will be granted only if the sanctioning authority is satisfied that the pecuniary circumstances of the applicant justified। यानी एडवांस उसी सूरत में जीपी फंड से दिया जाता है जबकि जो आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है जिसने आपके एडवांस सैंक्शन करना है वो सेटिस्फाइड होगी कि आपकी जो ज़रूरत है वो वाकई ऐसी है कि उसके लिए आपको जीपी फंड लेना चाहिए। अब इसमें कंडीशंस बहुत सारी हो सकती हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ दी हुई हैं। टू पे एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द प्रोलॉन्ग्ड इलनेस ऑफ द एप्लीकेंट स्पाउस और द पर्सन एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन हिम। यानी आपकी कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस हो गई है, आप बहुत अरसे से बीमार हैं, या आपकी जो स्पाउस है वो बहुत अरसे से बीमार हैं, या फिर वो लोग जो आप पर एक्चुअली डिपेंडेंट हैं वो खुदा न खास्ता बीमार हैं, तो उस सूरत में आपको जीपी फंड एडवांस दिया जा सकता है। टू पे फॉर द ओवरसीज पैसेज फॉर रीजन ऑफ हेल्थ और एजुकेशन ऑफ द एप्लीकेंट और एनी पर्सन एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन हिम। यानी आपको एक्सपेंसेस पे करने हैं, आपको बाहर जाना है, आपकी हेल्थ के इश्यूज हैं, या आप फॉर गेटिंग एजुकेशन आप बाहर जाना चाहते हैं,
तो या आपका कोई पर्सन ऐसा बेटा या बेटी है जो कि एक्चुअली आप पे डिपेंडेंट है, वो बाहर जाना चाहता है हेल्थ के इशू की वजह से या एजुकेशन पर्पज से, तो फिर आपको ये जीपी फंड ग्रांट कर दिया जाता है. टू पे ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फ्यूनरल और द सेरेमोनियस और इन कनेक्शन विद हिज मैरिज or the marriage of any member of his family or the female relative actually dependent upon him. यानी आपको कोई ज़रूरी आपके एक्सपेंसेस आन पड़े हैं, खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई या फिर किसी की मैरिज है, आपकी अपनी मैरिज है या फिर आप पे एक्चुअली जो डिपेंडेंट लोग हैं उनकी मैरिज है, मतलब आपके बच्चे उनमें से किसी की मैरिज है, तो आपको इसके लिए भी जीपी फंड दिया जा सकता है. अमाउंट ऑफ एडवांस. अच्छा जी, इन चीज़ों के लिए आप अमाउंट कितनी निकलवा सकते हैं एडवांस की? द एडवांस शैल नॉट एक्सीड 3 months पे और हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द एट द क्रेडिट ऑफ द सब्सक्राइबर इन द फंड विच एवर इज लेस. यानी वो ज़्यादा एक्सीड ना करे, उससे ज़्यादा ना हो जितनी आपकी 3 months की पे है, और हाफ ऑफ द अमाउंट एट द क्रेडिट ऑफ द सब्सक्राइबर इन द फंड. यानी या फिर जो आपके जीपी फंड में जो क्रेडिट है उसकी हाफ अमाउंट आप ले सकते हैं, जो भी इसमें से लेस होगा आप वो ले सकते हैं. A second advance may be granted subject to the following conditions. जो सेकेंड एडवांस है, यानी एक दफा आपने एडवांस ले लिया है, सेकेंड एडवांस आप लेना चाह रहे हैं. Second advance shall be sanctioned by the authority next above the sanctioning authority. यानी जो sanctioning authority है आपकी, उससे जो above authority है वो second advance आपका sanction करेगी. The authority sanctioning the second advance shall record reasons for sanctioning the second advance. यानी जो authority आपका second advance sanction करेगी वो reasons भी record करेगी जिसकी behalf पर उसने second advance sanction किया है. The outstanding balance of the first advance with interest, if any, shall be recovered from the amount of the second advance being sanctioned, so that only one advance remains outstanding at one time. यानी जो outstanding balance होगा first advance का, वो आपके interest और उसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपसे रिकवर किया जाएगा फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द सेकेंड एडवांस. यानी आपके सेकेंड एडवांस के अमाउंट में से वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, ताकि जो आप एडवांस ले रहे हैं आपके अकाउंट में वन एडवांस एट अ टाइम चले, 2 advances नाउ. रिकवरी ऑफ द एडवांस. अब आपने एडवांस ले लिया तो इसकी रिकवरी किस तरह से होती है? इसकी रिकवरी का रूल ये है कि इन इजी इंस्टॉलमेंट्स आप इसको रिकवर करवा सकते हैं, बट नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स शुड नॉट बी लेस देन 12. यानी 12 इंस्टॉलमेंट से कम में नहीं रिकवर करवा सकते, एंड मोर देन 48 और 48 से ज्यादा में नहीं रिकवर करवा सकते. An advance for the construction of a house for occupation by the subscriber himself, or for the purpose of completely reconstructing or for extending, renovating a house owned by him or by his wife and children or by any of them, may be granted subject to the following conditions. यानी आपको एडवांस मिल सकता है कंस्ट्रक्शन हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन के लिए या रेनोवेटिंग के लिए. आप वो जो हाउस है वो आपके अपने नाम पर हो या आपकी वाइफ के नाम पर हो या आपके बच्चों के नाम पर हो, तब यानी आप उसके लिए एडवांस ले सकते हैं. लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफिल करना होगी. ओनली देन यू कैन टेक एडवांस. Advance should be as nearly as possible to the terms and conditions laid down in para 253A of the GFR. यानी जो एडवांस है वो सारी की सारी GFR के para 253A को फुलफिल कर रहा हो, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल कर रहा हो. नंबर 2 है एडवांस शुड नॉट एक्सीड 36 months पे of the subscriber or 80% of the advance at the credit of the subscriber in the fund, whichever is less. यानी वो 36 months पे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एडवांस,
या फिर उसकी 80% जो उसका क्रेडिट है उसकी जीपी फंड में, उसका जो क्रेडिट है उसका 80% से ज़्यादा वो एडवांस नहीं होना चाहिए, और विच एवर इज लेस यानी जो भी कम होगा उसको माना जाएगा। लैंड एंड हाउस रिकंस्ट्रक्टेड देयर ऑन इज मॉर्गेज्ड टू द प्रेसिडेंट विद इन 3 months ऑफ द ड्रॉल ऑफ एडवांस। यानी जो लैंड है या हाउस है आपने कोई बनाया है तो फिर जिसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन की है तो वो मॉर्गेज कर दिया जाएगा, टू द प्रेजेंट मॉर्गेज कर दिया जाएगा विद इन 3 months ऑफ द ड्रॉल एडवांस, यानी विद इन 3 months उसको मॉर्गेज कर दिया गया। द मॉर्गेज डीड should be registered within 3 months of its execution। और जो मॉर्गेज डीड है वो उसकी एग्जीक्यूशन के यानी जब वो हो जाएगी तो उसके विदिन 3 months उसको रजिस्टर करवाना होगा। अब ये तो थे रिफंडेबल एडवांस जो मैंने अभी तक आपको बताए थे। सेकेंड टाइप ऑफ एडवांस इज नॉन रिफंडेबल एडवांस, यानी ओनली 3 नॉन रिफंडेबल एडवांसेस, 1 each after attaining the age of 45, 50 and 55 years shall be admissible to a subscriber। यानी 3 रिफंडेबल एडवांस हर बंदा ले सकता है जब वो 45 years का हो जाए, 50 years का हो जाए या 55 years का हो जाए। A subscriber who has attained the age of 50 years may draw non-refundable advance to the extent of 100% of balance in the account on the date of application for the grant of advance। यानी एक सब्सक्राइबर जिसकी एज 50 years हो गई है वो ड्रॉ कर सकता है नॉन रिफंडेबल एडवांस, और वो 100% ड्रॉ कर सकता है। यानी जो जब आप 50 years के हो जाएं तो आप 100% नॉन रिफंडेबल एडवांस विड्रॉ करवा सकते हैं। A non-refundable advance applied for after the subscriber has attained the age of 45 years but before attaining the age of 50 years। यानी जब आप 45 years से above हो और 50 years से below हो आपकी एज, shall be admissible for the purposes and subject to the conditions mentioned herein। यानी 45 years से आपकी एज above है और 50 years से आप लेस हैं तो नॉन रिफंडेबल एडवांस आप तब भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करना होंगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, यानी आप हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए ले सकते हैं एनीवेयर इन पाकिस्तान, कहीं पर भी आप पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं ऑन लैंड ओन्ड बाय हिम और बाय हिज वाइफ और चिल्ड्रन और बाय एनी ऑफ देम। यानी आपकी वाइफ के नाम हो लैंड, आपके बच्चों के नाम हो या आपके नाम हो, किसी के भी नाम हो, आप उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो आप लोन ले सकते हैं। एडवांस शेल mutatis mutandis be governed by the same terms and conditions as are applicable to an advance granted under Rule 15A। यानी तकरीबन वही रूल्स एंड रेगुलेशंस इस पे भी लागू होंगे जो कि पहले मैंने आपको बताए हैं। जो हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए लेते हैं तकरीबन वही रूल्स जो हैं वो कम बेश इस पे भी लागू होंगे। Completely reconstruction or for extending or renovating a house already owned by the government servant concerned or his wife and children or by any of them। यानी आप उसकी complete reconstruction करना चाह रहे हैं या आप उसको renovate करना चाह रहे हैं और वो already आपकी custody में है वो जो house है, तो तब भी आप ये आपकी custody में है, आपकी wife की custody में है या फिर आपके जो चिल्ड्रन है वो इसको ओन करते हैं तो तब भी आप एडवांस ले सकते हैं। और ये भी बिल्कुल इस पे भी तकरीबन उसी तरह के कमोबेश उसी तरह के जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे जैसे पहले मैंने आपको हाउस की कंस्ट्रक्शन के बताए। परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, यानी आपने एग्रीकल्चरल लैंड परचेज करनी है तब भी आप जीपी फंड एडवांस ले सकते हैं। परचेज ऑफ हाउस फॉर हिज रेजिडेंस, यानी आप अपने रहने के लिए कोई हाउस परचेज करना चाहते हैं तब भी आप जीपी फंड एडवांस ले सकते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी आपने कहीं से लोन लिया हुआ है और आप उसको रीपे करना चाह रहे हैं, वापस करना चाह रहे हैं, तो तब भी आप जीपी फंड एडवांस अपना निकलवा सकते हैं। ये सब के सब जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये उस वक्त के रूल्स हैं जब आप 45 से अबव हो लेकिन 50 से आपकी एज कम हो, तो आप
ये नॉन रिफंडेबल एडवांस लेकर तो आप ये सब काम कर सकते हैं. Important. No recovery of the advance shall be made from the subscriber and the amount advanced shall be treated as part of final payment. यानी आपसे जाहिर बात है आपने नॉन रिफंडेबल एडवांस लिया है, आप उसको रिफंड नहीं करेंगे और आपसे कोई रिकवरी नहीं की जाएगी और उसको आपकी एज अ फाइनल पेमेंट का पार्ट उसको काउंट कर लिया जाएगा. फाइनल पेमेंट जो है जीपी फंड की आपकी एट द एज ऑफ रिटायरमेंट आपको की जाती है, तो इसको भी उसका पार्ट ही समझा जाएगा. The land house not to be required to be mortgaged with the president. और जो ये लैंड होगा या हाउस होगा जो भी आप इसमें लेंगे इस नॉन रिफंडेबल एडवांस से, वो मॉर्टगेज नहीं करेंगे आप प्रेसिडेंट से. तो द प्रेसिडेंट आप उसको मॉर्टगेज नहीं करेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है. इन केस द हाउस इज सोल्ड द एडवांस टुगेदर विद इंटरेस्ट accrued thereon shall be recovered in a lump sum. यानी अगर आपका हाउस आपका सेल हो जाता है और आप उसको बेच देते हैं तो वो इंटरेस्ट और एडवांस जो है आप लम्प सम जो है वो दे सकते हैं वापस. In case the advance is not utilized for the purpose within 3 months of drawal of the subscriber shall forthwith repay into the fund the entire amount of the advance together with interest accrued thereon in a lump sum. यानी अगर आपका एडवांस जो है वो उस पर्पस के लिए यूज नहीं हुआ है जिस पर्पस के लिए आपने उसको लिया था विदिन 3 months, तो फिर आपको उसका जो फंड है वो दोबारा से उसकी अमाउंट जमा करवा देनी होगी और उसमें जो भी इंटरेस्ट लगता है वो भी आपको कैलकुलेट करके उसको भी जमा करवाना होगा. When an advance is applied to repay a loan taken from a financial institution, the sanctioning authority shall satisfy itself of the amount taken and the balance payable. The amount of advance shall not exceed the amount of balance amount payable by the subscriber. यानी अगर आप कोई जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि आप रीपे करने के लिए अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अमाउंट लोन लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया हुआ है और आप उसको रीपे करने के लिए एडवांस लेते हैं, तो फिर आपको वो दिखाना होगा, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो मेक श्योर करेगी कि आपने वो जो अमाउंट है वो जिस काम के लिए ली थी वो उस काम के लिए वो यूज कर ली है. अगर और जो अमाउंट जो आप लेंगे जीपी फंड से, जो आप अमाउंट निकलवाएंगे, अपना फंड निकलवाएंगे, वो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए जितना आपने पे करना है. यानी उतना ही आपको सैंक्शनिंग अथॉरिटी अप्रूवल देगी, उतना ही सैंक्शन करेगी अमाउंट जितनी आपने उसको पे करना है. रेट ऑफ मार्कअप ऑन स्टेट प्रोविडेंट फंड दैट इज जीपी फंड. यानी अब मैं आपको मार्कअप के रेट इस यहाँ पर बताऊंगी कि हर साल ईयरली जो मार्कअप का रेट होता है वो चेंज होता है और जो जीपी फंड है उसके अकॉर्डिंगली उस पर आपको जीपी फंड पे इंटरेस्ट दिया जाता है. इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और उसकी डिटेल में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो कैलकुलेट करना बताऊंगी. लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इसका बता रही हूँ कि ये किस रेट पर दिया गया है. ये देखिए फिस्कल ईयर एंड इंटरेस्ट 1989 टू 1993 में ये 15.93 था और ये पूरे का पूरा मैंने चार्ट बनाया हुआ है फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट से नोटिफिकेशंस निकाल के उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये चार्ट खुद वेरीफाई करके बनाया है कि ये चार्ट बिल्कुल एक्यूरेट हो और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे सामने लिखा हुआ है वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है और ये आप इसको अपने जो किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया है तो आप काइंडली यू आर मोर देन वेलकम कि आप पूछें मेरे से, कोई भी क्वेश्चन पूछें. मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको उसका जवाब दूं, सेटिस्फैक्टरी आंसर दूं. और इस वीडियो से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए. थैंक यू.